वेलकम बैक टू सीसी। मैं हूं किशन और आज का वीडियो होने वाला है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने किया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑथर डिटेल, समरी और एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। मतलब कि आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, गांधी जी का परिचय देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन द ईयर 1869। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। जिनका जन्म कब हुआ? 1869 में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। ही इज एड्रेस्ड एज बापू एंड महात्मा बाय द पॉपुलेशन। उन्हें और सारे नामों से भी जाना जाता है, लोग उन्हें जो है बुलाते हैं। एक एक क्या है? तो बापू है। दूसरा क्या है? तो महात्मा है। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। एज ही सक्सीड इन यूजिंग नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ एज शेयर for the British and played major role in freeing India from the clutch of dependency। उन्होंने सबसे ज्यादा उन्हें सफलता प्राप्त हुई है उन चीजों के लेकर हुए जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग किया ना, वो लाजवाब प्रयोग किया। क्या किया उन्होंने? लाजवाब प्रयोग किया है। किसका? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा का। He died on 30 जनवरी 1948। उनका मृत्यु कब होता है? 30 जनवरी 1948 में। ड्यूरिंग ए प्रेयर असेंबली, एक प्रेयर असेंबली के दौरान इनका मृत्यु हो जाता है, जिसका डेट है, डेट कब का है? तो डेट आपका 30 जनवरी 1948 का है। ही रोट्स हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? तो ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। क्या मतलब होता है? आत्मकथा। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है अंडर द टाइटल माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसका टाइटल क्या है? हम उसकी टाइटल की बात करें, उसका टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो 3 लाइन को देखिए, एक बापू को हाईलाइट करके रखना है, महात्मा को हाईलाइट करके रखना है, द फादर ऑफ नेशन इस लाइन को हाईलाइट करिए, और लास्ट एक और रखना है, कौन सा? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि क्या है? उनका ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। ही ऑल्सो रोट डाउन हिज व्यूज फॉर यंग इंडिया। उन्होंने यंग इंडिया में भी लिखा। इन्हीं के द्वारा एक और है, वो आर्टिकल है, वो क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या है? एक आर्टिकल है। ये क्या है? ये आर्टिकल है। ठीक है, लेख है। ही वॉज इन्वॉल्व इन मेनी मूवमेंट्स एंड गेव मेनी स्लोगन्स। वे बहुत सारे क्रांतिका में जो है, बहुत सारे आंदोलन में जो है सम्मिलित रहे और बहुत सारे स्लोगन दिए हैं। इनका भारत के आजादी में बहुत ही बड़ा योगदान है। और वो भी किस तरीके से? तो सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके, बिना किसी जो है नॉन वायलेंस के, उन्होंने भारत को एक बहुत बेहतरीन आजादी दिलाने में अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। तो ये था हमारे महात्मा गांधी का परिचय, जो लेखक है किनके? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए, व्हाट डिड गांधी डू फॉर फार्मर इन बिहार। व्हाट डिड गांधी डू फॉर फार्मर इन बिहार। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर फार्मर इन बिहार, यानी महात्मा गांधी ने बिहार में बिहार के किसानों के लिए क्या सब किया। तो चलिए देखते हैं क्या है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका, मतलब अफ्रीका से आने के बाद, अफ्रीका से आने के बाद। यहां पे गांधी का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। तो गांधी जी विजिटेड चंपारण। गांधी जी कहां विजिट करते हैं? तो गांधी जी विजिट करते हैं चंपारण। कहां विजिट करते हैं? चंपारण विजिट करते हैं इन नॉर्थ बिहार। तो चंपारण कहां है? तो चंपारण है नॉर्थ बिहार में। कहां है? नॉर्थ बिहार में। एंड सो, और उन्होंने देखा पीटीएस स्टेट ऑफ फार्मर्स देयर। वहां जो कंडीशंस देखे फार्मर्स के, बहुत दयनीय थी, मतलब सताया हुआ था। तो किनके द्वारा सताया हुआ था, सो भी देखिए। She was shocked to find that the farmer were forced to give high taxes
मतलब उन्होंने ये चीज देखा और ये सब चीज जब उनको देखने को मिला ना तो वे शौक थे। शौक किस चीज से थे? वहां के किसानों को एक हाई पे करना पड़ता था, टैक्स को पे करना पड़ता था, जिसको हम नॉर्मल जब हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे एसएसटी में, वहां पर उनका एक नाम दिया था, तीन कठिया प्रणाली, जिसमें से जो है तीन कठिया प्रणाली नाम से वे जाने जाते थे। तो उसमें अंग्रेजों के द्वारा उनसे बिहार के किसानों यानी चंपारण के किसानों के से एक हाई टैक्स पे कराता था, जबरदस्ती। मतलब आपका फसल हो ना हो, इट डजंट मैटर, आपको पे करने हैं, मतलब पे करने हैं, ऐसा कंडीशन था वहां पे। ठीक है, चलिए, इफ दे वेर अनेबल टू पे, यदि वे लोग ये चीज पे करने में अनेबल हो जाते थे, क्या हो जाते थे? अनेबल हो जाते थे, अनेबल हो जाते थे, तो वहां पे क्या होता, देखिए, देयर लैंड वेयर सीज्ड, तो उनका जमीन क्या कर दिया जाता था? उनका जमीन सीज कर दिया जाता था। यदि वो उस जमीन का रेंट पे नहीं कर पाते थे, वो किसान अपने ही जमीन का रेंट पे, जो मतलब रेंट का मतलब अर्थ यहाँ पर जो टैक्सेस है, वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो वो जमीन उनसे ही, उन्हीं का जमीन उनसे अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया जाता था। इंडिगो फार्मिंग वॉज प्रैक्टिस ऑन दोज फील्ड्स ओनली टू मेक द लैंड बैरन। जो वहां पे किसान हो, जो वहां पे खेती हो रहा था, वो खेती से क्या होता था? भूमि जो है ना, बैरन मतलब बंजर हो जाती थी, ऐसी भूमि हो जाती थी जिसमें कोई फसल बाद में नहीं होता था, कोई फसल बाद में नहीं होता था। ठीक है, अगला देखिए, ही लॉन्च सत्याग्रह। ही मतलब क्या? यहां पे ही का अर्थ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन को लॉन्च किया, उस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन 1917 सॉरी कब था? 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च किया गया। ठीक है, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, जो वहां पे जो प्लांटिंग हो रही थी, वहां जो खेती हो रही थी, उसके विरुद्ध ही went to the Lord of Patna and announced there that he and the people of Champaran would not have even a morsel of food until this unjust rule was taken back. वे लोग कहां चले गए? तो पटना के जो वहां पे जो भी कार्यकर्ता थे, पटना के जो पटना को चलाने वाले थे, वहां जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो उनके पास चले गए और उन्हें अनाउंस कर दिया पटना में जाकर के कि हम लोग हम और चंपारण के लोग तब तक भोजन का एक निवाला नहीं खाएंगे जब तक इस रूल को बैक नहीं कर दिया जाए, जब तक ये रूल को खत्म नहीं कर दिया जाए। यानी बोले तो उन्होंने क्या कर दिया? भूख हड़ताल कर दिया कि जब तक सरकार ये टैक्स, जमीन वाला टैक्स नहीं हटाएंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार का अन्न जल जो है ग्रहण नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक ये रूल बैक नहीं किया जाए। एट लास्ट, अंततः ऑन द 6 days, छठवां दिन क्या होता है? फ्रॉम द अनाउंसमेंट के छठवें दिन बाद लॉर्ड टुक बैक द रूल। वहां के जो गवर्नमेंट थे, वहां के जो सरकार थे, वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या किया? उस रूल को वापस कर लिया। इन दिस वे, इस तरीके से गांधी जी हेल्प द फार्मर ऑफ बिहार, और इस तरीके से गांधी जी ने बिहार के किसानों को मदद किया। तो उन्होंने किस प्रकार से मदद किया? तो हम समझा रहे हैं एक बार दोबारा फिर से। गांधी जी जब अफ्रीका से आते हैं तो चंपारण विजिट करते हैं, और ये चंपारण बिहार के उत्तरी भाग में है, और उन्होंने वहां पर देखा कि वहां के किसानों को हाई टैक्स पे करना पड़ता है। किसका? अपने ही जमीन का। उसमें भी क्या, जो खेती कराया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उससे जमीन 2 से 3 सालों बाद बंजर हो जाती थी, और ऐसी स्थिति हो जाती थी वहां की जमीनों की जैसे कि अब कोई अगला फसल होने के लायक उसमें नहीं रहता था। इसी चीज को देखने के बाद महात्मा गांधी जी ने पटना में एक सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च किया, और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस खेती को, नील की खेती को हटाया जाए, इस टैक्स को हटाया जाए, और यदि नहीं हटाते हैं तब तक भूख हड़ताल चलता रहेगा। मतलब महात्मा गांधी और चंपारण के लोग तब तक भूख हड़ताल पे रहेंगे। तो आंदोलन के 6 दिन बाद, अनाउंसमेंट के 6 दिन बाद, छठवें दिन ही मान लीजिए, छठवें दिन ही क्या, वहां की गवर्नमेंट इस रूल को बैक करते हैं, और इस तरीके से गांधी जी बिहार के किसानों को मदद करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर?
लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो हमें समझना जरूरी है कि सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और कल्चर का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखिए सिविलाइजेशन किसे कहेंगे। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच शोज अस एंड गाइड अस टू डू आवर ड्यूटी। सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड है, ऐसा तरीका है जिसमें हमें अपना ड्यूटी को किस प्रकार से करना चाहिए इसका गाइडेंस मिलता है। इसके बाद परफॉर्मिंग ड्यूटी इज वर्च्यू इटसेल्फ एंड द सेम ऑफ फॉलोइंग मॉरलिटी। हमें अपनी नैतिकता को किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए ये सभी इसी में सीखने को मिलता है। ऑब्जर्विंग मॉरलिटी इज लाइक गेनिंग विक्ट्री ओवर आवर अनस्टडी माइंड। मतलब हम अपने जब नैतिकता को ऑब्जर्व करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हमें विजय की प्राप्ति होने लगती है इस चंचल दिमाग से। जो हमारा विचलित मन है, विचलित मन को काबू करना हम लोग सीख जाते हैं इस सिविलाइजेशन के द्वारा। द गुजराती वर्ड फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सिविलाइजेशन का अर्थ होता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन। कल्चर क्या है? बहुत सारे लोकल जो ट्रेडिशन, जो लोकल प्रथाएं हैं उनका क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है, घुली मिली एक क्या है, प्रोसेस है। आइडियाज विथ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें विभिन्न प्रकार के आइडियाज होते हैं अलग अलग महाद्वीपों पे। मतलब जैसे कि अलग अलग पूर्वजों से अलग अलग हमें क्या मिली है, जैसे हमारे पूर्वजों से अलग अलग रूल्स, नियम और परंपराएं प्राप्त हुई और उसी उसमें क्या है, अलग अलग हमारे पूर्वज सिंगल तो थे नहीं, जितने भी आज तक पूर्वज हुए हैं उन सभी का इंटरमिक्सिंग एक सिविलाइजेशन बनाया गया। उसमें क्या है, सब एक दूसरे से क्या है, इंटरमिक्सिंग है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशन। ये क्या है, ट्रेडिशन का, परंपराओं का एक मिक्सचर है। एंड कंसिडरेशन विच कंटिन्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। इसमें यह बताया जाता है कि हमें जो हमारी जो ट्रेडिशन है उनको एक गुण से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना होता है। दैट इज कॉल्ड कल्चर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से किस प्रकार अलग है। तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार अलग है। इंडियन सिविलाइजेशन कीप्स ए स्ट्रिक्ट कमांड आवर पैशंस वेयर एवर यूरोपियन सिविलाइजेशन इन फॉलोइंग मैनर्स। हमें इंडियन सिविलाइजेशन में हमारे जो पैशंस है ना उस पर एकदम रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रिक्ट कमांड रखना होता है, हमें अपनी इच्छाओं पे एकदम नियंत्रण रखना होता है। ठीक है। लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन इन सभी चीजों का कोई महत्व नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द प्रमोट्स आवर पैशन। इंडियन सिविलाइजेशन हमारे जो है पैशंस को, जो हमारी इच्छाएं, मतलब जो हमारे एनर्जी है, जो मेन एनर्जी, जो पैशंस है उसको बढ़ावा देता है। लेकिन ऑल्सो इंडियन सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू एलिवेट मोरल बीइंग। यहाँ पर देखिए मिस्टेक क्या हुआ है, हम बता रहे हैं। यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ होगा यूरोपियन सिविलाइजेशन। इस लाइन को थोड़ा ठीक कर लेना है। यहाँ क्या होगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन, फिर से हम लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रमोट्स आवर पैशन, हमारे इच्छाओं को यूरोपियन सिविलाइजेशन ज्यादा बढ़ावा देगा। मतलब मन बढ़ाने का जो काम है ना, इस सब का सब किसमें है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि हमें प्रमोट्स इंडियन सिविलाइजेशन नहीं करता है, वो भी करते हैं। ऑल्सो इंडियन सिविलाइजेशन हैव टेंडेंसी टू एलिवेट द मोरल बीइंग, लेकिन नैतिकता को बढ़ावा देने का काम करता है, ना कि मानसिकता को। ये जो मन बढ़ाने की जो आजादी, जो कुछ भी करने की आजादी देती है वो यूरोपियन देती है, लेकिन जो हमारा सिविलाइजेशन है वही करने की आजादी देती है जो हमारे लिए अच्छा है, सही है और वो पूर्ण रूप से डिसिप्लिन्ड है। ठीक है। अगला मोरल बीइंग, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोर्टलिटी। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ना अमानवता को, अमानवताओं की चीजों को ज्यादा ही बढ़ावा देगा। वहां मानवता के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां मेटल जैसी चीजें कोई ज्यादा बढ़ावा, इंसानियत कोई वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटी कोई वहां पे जगह ही नहीं है। वैल्यू है तो केवल किन चीजों की, ऐसो आराम, पैसे, इन सब। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन में ये सब चीज नहीं है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज इन्वेंटेड वंडरफुल मशीन्स एंड मटेरियल्स, but Indian civilization has discovered
द थिंग्स ऑफ स्पिरिट, द सोल एंड द रिलीजन। देखिए वेस्टर्न कल्चर में जेन्युइनली ये बात सही भी है, उन्होंने बहुत सारे मशीनों का आविष्कार किया, बहुत सारे उपकरणों का आविष्कार किया, लेकिन हमारे सिविलाइजेशन में जो अध्यात्म, जो जिससे आत्मा को संतुष्टि मिले, रिलीजन का, व्यवहारों का, विचारों का, इन सभी का जन्म दिया। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में केवल और केवल भोग और विलास की चीजों को हमेशा आविष्कार किया गया और इनको बढ़ावा दिया गया। लेकिन हमारे सिविलाइजेशन में हमेशा मानवता, व्यवहार, क्या बोलते हैं, शिष्टाचार, इन सभी चीजों का, जिससे हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, इन सभी चीजों का जो है खोज किया गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा दिमाग एक चंचल परिंदा है और ये हमेशा क्या रहता है, रेस्टलेस रहता है, वो अस्थिर रहता है। तो देखिए, बाय सेइंग दैट, उन्होंने जो कहा है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी मीन्स, गांधी जी ने जो कहा कि दिमाग एक चंचल परिंदा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या, देखिए, आवर माइंड इज अ गिडी, इट ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हमारा दिमाग ऐसा चीज है ना, वो हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। आवर माइंड हैज एंडलेस डिजायर, हमारे दिमाग के पास अनंत इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। वन गेट्स फुलफिल्ड द अदर ऑटोमेटिकली अराइजेस, जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा जो अपने आप जन्म ले लेती है। इट इज आवर क्रेविंग एंड डिजायर्स दैट मेक आवर माइंड रेस्टलेस। ये ऐसी चीज को उत्पन्न करती है जिससे हमेशा क्या रहता है, हमारा दिमाग, हमेशा हमारा दिमाग रहता है चंचल, कभी अस्थिर, स्थिर रहता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया आता ही रहेगा आपको। तो यही चीज बताता है कि गांधी जी ने कि हमारे डिजायर्स इतने सारे हैं ना कि उसके कारण जो है हमारा दिमाग हमेशा भटकता ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवेड मतलब होता है दूरी बनाकर रखना, अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, डिड दे डू द राइट थिंग। हमारे पूर्वज जो है हमें भोग विलास ऐसो आराम की चीजों से बोलते थे दूर रहो, उनको दुश्मनी थोड़े न था, उनको भी मन था हम उनका बच्चा ऐसो आराम करे। लेकिन हमारे क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, हमारे पूर्वज हमें भोग विलास की चीजों से दूर रखना चाहते थे, क्यों रखना चाहते थे और क्या उनका ये करना सही था? बिल्कुल, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure because they knew that we can be happy and healthy with the uses of our hands and faith। हमारे पूर्वज हमें भोग विलास की चीजों से दूर रखते थे, और दूर इसीलिए रखते थे कि उन्हें पता था कि जैसे ही हम लोग उससे में सम्मिलित हो जाएंगे, हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो तभी मिलेगा आपको जब आप अपना हाथ पैर का प्रयोग करेंगे। इसीलिए उनका पेशा हमेशा रहा है खेती, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, चलिए बढ़िए। दे न्यू दैट लग्जरीज एंड कंफर्ट्स मेक्स देयर स्लैब्स, वो जानते थे कि जो ऐसो आराम भोग विलास है हमें क्या बना लेगी, गुलाम बना लेगी। अभी भी एक सर्वे के अनुसार 80%, यदि 80 बच्चा है ना आपके घर में, ये गांव में, 80 में से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि या 100 में से 80 बच्चा मोबाइल का आदी होगा, जिसको खाना पीना नहाना धोना सब में उसको फोन चाहिए ही चाहिए। क्यों? कि उससे उसको कंफर्ट मिलता है, ऐसो आराम मिलता है, हर दुनिया की हर चीज उसको देखने को मिलता है, हर तरीके का एंजॉय मिलता है, वो उसका आदी हो चुका है, उसका गुलाम हो चुका है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि लग्जरीज एंड प्लेजर मेक्स अस देयर स्लैव, भोग और विलास जो हमें वो अपना गुलाम बना सकता है। यस, बिकॉज दे हैड नॉट डन, इसीलिए उन्होंने इस चीज को किया ही नहीं। क्या लगता है हमारे पूर्वज खेती बाड़ी में रह के वो एडवांस नहीं थे? हम आपसे ज्यादा एडवांस थे। बशर्ते बात ये थी उन लोगों में, उनको अच्छे से बात का अंदाजा था कि जिस दिन ये मानव जाति ऐसो आराम के पीछे भागना शुरू करेगी, कहीं ना कहीं अपने सभ्यताओं के लिए, अपने प्रकृति के लिए, ये पूरे पृथ्वी के लिए, खुद मानव जाति ही खुद के लिए संकट पैदा कर सकती है, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। कहां पर थे? चलिए,
they would have been lost in a different world, fulfill of prostitutions and exploitation away from the our culture and civilization. वे हमें उन सभी चीजों से दूर रखना चाहते थे जिसमें प्रोस्टिट्यूशन या एक्सप्लोटेशन, शोषण या वैश्यकरण, ये सब चीजें उसमें दी रहती थी। हमें उन्होंने अपने कल्चर से जोड़ के रखा। वे ज्यादा शहरों की ओर नहीं भागना चाहते थे। नहीं भागने का रीजन ये नहीं था कि वो डेवलप नहीं चाहते थे, वे डेवलप चाहते थे, लेकिन उन्हें इस चीज का बिल्कुल अच्छे से अंदाजा था कि यदि जो चीजें शहर में है, प्रोस्टिट्यूशन है, रॉबरी है, एक्सप्लोटेशन है, एक दूसरे का यूज करना, किसी जाल में फंसा देना, किसी कंपनी के नाम पर फंसा देना, आदमी जोरों के नाम पर फंसा देना, लालच देना, 2 दिन में पैसा डबल, 28 दिन में पैसा डबल, देखे ना अक्षय कुमार का मूवी। ये सब क्या है? ये लालच है ना। तो लालचों के चक्कर में लोग क्या हो जाता है, जो चीजें होती है उसको खो देता है। तो उन्होंने लालच से, भोग विलास से, इन सभी चीजों हमारे पूर्वजों ने दूर रखा। चलिए तो शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड आवर सिस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? मतलब हमारे पूर्वज कैसे गृहस्थ जीवन को एंजॉय करते थे। तो आवर एंसेस्टर हैड अ नेशन, हमारे पूर्वजों के पास एक देश था। दैट हैड डॉक्टर्स, देश मतलब एक समाज था। दैट हैड नेशन, दैट हैड डॉक्टर्स, कोर्ट्स, लॉयर्स, बट दे वेर नॉट ऑल विदिन बॉन्ड्स। हमारे पूर्वजों के पास एक समाज था जिस समाज में डॉक्टर थे, लॉयर थे, कोर्ट्स था, सब चीज था। जैसे पहले की जमाने पंचायती व्यवस्था थी, गांव वाली व्यवस्थाएं देखिएगा, उसमें आपको क्या मिलेगा? सरपंच, मुखिया, मतलब कोई मैटर हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो पंचायती बैठा करके उसको सोल्व कर लिया जाता है। डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ होते थे, कोर्ट्स भी होता था, लॉयर्स भी होते थे। तो ये हमारे पूर्वजों ने अपना इन्वायरमेंट में हर चीजों की व्यवस्था रखी हुई थी और सभी एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए थे। नो ऑक्यूपेशन वाज थॉट टू बी इंफीरियर एंड ऑल द वेद्स वकील्स डिड नॉट रॉब पीपुल, दे वेयर डिपेंड ऑन पीपुल। मतलब पहले जो पेशा था ना, वो पेशा केवल लोगों को लूटने के लिए नहीं था। पहले जो पेशा थे डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, अभी के डेट में देखिए डॉक्टर्स, लॉयर्स, कोर्ट्स, हर जगह पैसे की लूट मची हुई है। लेकिन पहले जो चीजें थी उसमें कुछ भी ऐसी, जैसे डॉक्टर्स हो गया, वकील हो गया या कोर्ट्स हो गया, इसमें कोई लूटमार नहीं थी। सभी एक दूसरे को हेल्प के लिए बना हुआ था। द कॉमन पीपुल दैट टाइम लिव्ड इंडिपेंडेंटली। पहले जो सामान्य लोग थे, जो जनरल लोग थे, जिसको अभी मिडिल क्लास लोग कहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली था, किसी पर निर्भर नहीं था। एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वे क्या फॉलो करते थे? अपना खेती बाड़ी, जो खेती बाड़ी था उसको फॉलो करते थे। दिस इज हाउ दे एंजॉय ट्रू होम रूल। और इसी प्रकार से, इसी तरीके से वे लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। सीधे सी इसका आंसर सटीक है कि हमारे पूर्वजों ने जिस सोसाइटी का निर्माण किया तो उसमें वकील, डॉक्टर्स, वेद, सभी प्रकार के लोग थे। वह पहले के वकील, डॉक्टर, ये सब लोगों को लूटते नहीं थे, सब एक दूसरे के हेल्पिंग के लिए थे। लेकिन अभी वो सब चीज जस्ट अपोजिट हो चुका है, सभी एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। उस समय में लोग किसी पे डिपेंड नहीं था, कोई चीज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। 10,000 कमाने के लिए 10,000 किलोमीटर या 100,000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले लोग अपना भरण पोषण अपने गांव में रह के, अपने घर में रह के कर सकते थे, क्योंकि वे सोसाइटी ऐसे बनाए गए थे। ठीक है, अगला देखिए। और उन लोगों में क्या था? इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के थ्रू अपने गांव में रह करके हर चीज सुविधाओं को लेते हुए वे क्या रह गए? अपने जीवन को एंजॉय करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, मतलब ऑथर महात्मा गांधी के अनुसार इस मॉडर्न सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर मीन्स महात्मा गांधी। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? केवल वस्तुओं की पूजा करने वाली चीज है, उसे हम कहेंगे जिसमें वस्तुओं की पूजा होती है। इट इज द वर्शिप ऑफ इविल इन अस। ये क्या करता है? हम उन चीजों की पूजा करें जो हमें क्या करता है? बुराई को पैदा करता है। इट इज कंप्लीट मेटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप टर्म्स ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन ना संपूर्ण रूप से क्या है? भौतिकरण है, भौतिक है।
उसमें केवल वस्तुओं का चीज है। मॉडर्न सिविलाइजेशन में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं सोचता है लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, वो केवल सोचता है किसके बारे में, मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में। उसे ही हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलेंगे। व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन की विशेषताएं क्या की है, क्या क्या है। तो द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो मानव की इच्छाओं को अनंत गुना कर देता। वो क्या करेगा, अनंत गुना कर देगा। मान लीजिए आपको एक प्लॉट बनना है तो आपको एक से संतुष्ट नहीं होने देगा, बोलेगा 2 गो लो, 3 गो लो, 4 गो लो, 5 गो लो, 6 गो लो, तुम लेते रहो, खरीदते रहो, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, संतुष्टि रहे या ना रहे, और एक रोज ऐसे ही मर जाओ। तो लाइफ में कोई संतुष्टि नाम का चीज इसमें है ही नहीं। तो हमारे इच्छाओं को क्या करता है ये, तो कई गुना को बढ़ा देता है। इट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इन establishes arises really from wants of living, faith in future state, therefore also in divinity। हमारे जो है ना अनएस्टेब्लिशिंग को बढ़ा देता है, मतलब विचलित करने वाली चीजों को ज्यादा बढ़ा देता है। हम जहाँ पे रहते हैं उन चीजों को, उन इच्छाओं को, उन विश्वासों को, उन चीजों को बढ़ा देता है जो हमारे फ्यूचर के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये हमेशा उन चीजों को बढ़ाएगा जिसमें हम भोग विलास की चीजों में सम्मिलित हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म। मतलब ऑथर जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन से ज्यादा क्या पसंद करते। द ऑथर प्रीफर डेवलपमेंट अलोंग स्पिरिचुअल लाइंस रादर देन डेवलपमेंट ऑफ अलोंग मटेरियल एंड मटेरियलिज्म। ऑथर जो है सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देता है, प्राथमिकता किन चीजों, उन्होंने कहा भौतिक जो विकास है उनसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देता है, तो जो आध्यात्मिक चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजों को उन्होंने ज्यादा जो प्राथमिकता दिया है। द मॉडर्न पीपुल विल हैव टू पेरिश अंडर अवॉइड द मटेरियलिज्म एंड प्रिफेर रिस्ट्रिक्शन आवर वांट्स। में जो मॉडर्न लोग हैं उन्हें भी जो आध्यात्मिक चीजें हैं उन पे ज्यादा उनको बढ़ावा देना चाहिए, जब बल्कि ना कि हमें अपनी इच्छाओं पे क्या लगाना चाहिए, तो रोक लगाना चाहिए। सिंपल सा लाइन है कि ऑथर किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं, कौन सी चीज को, भौतिकवाद की चीजों को या आध्यात्मिक चीजों को। ऑथर का मानना है, महात्मा गांधी का मानना है, जो ऑथर यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी के लिए यूज किए हैं, तो महात्मा गांधी का मानना यह है कि जो भौतिक चीजें हैं उससे ज्यादा हमें जो ध्यान देना चाहिए, हमें आध्यात्मिकता पे ध्यान देना चाहिए, हमें उन्हीं चीजों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो भौतिक जो इच्छाएं हैं, भौतिक चीजों का उपयोग करना, भोग विलास करना, उन चीजों को हमें क्या लगाना चाहिए, तो रोक लगाना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक सब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले पार्ट में लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग देखने वाले होंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।